जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 लेक्चर आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। इनिशियली प्लान था मेरा फाइनेंस का क्वेश्चन डिस्कस करने का, लेकिन आज किसी वजह से लेक्चर की ड्यूरेशन हमारी कम होगी थोड़ी। हम फाइनेंस वाला क्वेश्चन आज डिस्कस नहीं करेंगे, कल करेंगे। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे फाइनेंस का, पॉलिटिकल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले कल आपके रजिस्टर कलेक्ट किए गए थे। डेली असाइनमेंट जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको प्राइस शेयर किया गया था एप्रिसिएशन के लिए 2 स्टूडेंट्स के लिए। बाकी स्टूडेंट्स को तो रजिस्टर वापस कर दिया गया है और प्राइस भी दे दिया गया है। 2 स्टूडेंट्स को एप्रिसिएशन के लिए रैंडमली हमने सेलेक्ट किया है। 145366 शाबाश, इनको दीजिए प्राइस। और 142722 शाबाश, इनको भी प्राइस दीजिए। दोनों स्टूडेंट की तरीके। चलिए, पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी बताइए। कितने स्टूडेंट्स ने रिटर्न केस स्टडी अटैम्प्ट की है पेस्टल एनालिसिस की? जी, आधे स्टूडेंट्स ने केस स्टडी अटैम्प्ट किया, रिटर्न आधे स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट नहीं की। क्यों नहीं किया आपने केस स्टडी? क्यों नहीं अटैम्प्ट की केस स्टडी? क्यों नहीं अटैम्प्ट की भाई? रिटर्न फॉर्म में केस स्टडी करनी थी, क्यों नहीं की? किसने करनी है केस स्टडी? कब करेंगे? कॉपी और कोई नहीं थी भाई, किसी और पेज पे कर लेते। कुछ अंदाजा हुआ कि केस स्टडीज आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करनी है पेस्टल एनालिसिस की? फैक्टर्स की क्लासिफिकेशन समझ आई और इस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 20% के करीब फैक्टर्स में जजमेंटल डिफरेंस आएगा। 20% बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब आपके कंसेप्ट वीक है। 20% तक जजमेंटल डिफरेंस आएगा और ये जजमेंटल डिफरेंस अमूमी तौर पे 2 फैक्टर्स के दरमियान में मिस क्लासिफिकेशन होती है। ये नहीं कि 6 के 6 फैक्टर्स में मिस क्लासिफिकेशन हो रही होगी, 2 में। बाज़ औक़ात कभी इकोनॉमिक और सोशल में कन्फ्लिक्ट आ रहा होता है, बाज़ औक़ात कभी पॉलिटिकल और लीगल में कन्फ्लिक्ट आ रहा होता है। ये इस तरीके से। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करें। अच्छा, चैप्टर 1 से 5 बेसिकली पेस्टल एनालिसिस का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है। थ्योरेटिकल, जैसे मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 1 से 5 पेस्टल एनालिसिस के जितने भी एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स PESTEL, इन सब की डिटेल थ्योरेटिकल डिस्कशन है चैप्टर 1 से 5 में। तो इनमें सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है P यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर। और पॉलिटिकल फैक्टर्स मतलब जो गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं उन फैक्टर की स्टडी का नाम है। इसमें हालांकि मेन जो कंसेप्ट इसमें जो सबसे अहम कंसेप्ट है वो यही है कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट, 2 बड़ी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। एक है गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट और एक है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को कहते हैं जो कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लाइक नहीं करती। वो ये समझते हैं कि सारे जो किसी भी कंट्री के जितने भी सिटीजन हैं उन सब का ख्याल रखना, देखभाल करना, उनको बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और विद इन द कंट्री लोगों में वेल्थ गैप नहीं होना चाहिए, सारे लोग इक्वली ट्रीट होने चाहिए। लेकिन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो इसका अपोजिट है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कंसेप्ट ये होता है, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट का, कि मुल्क में कैपिटलिज्म को फ़रोग दिया जाए। यानी जिन लोगों के पास ज़्यादा कैपिटल है, ज़्यादा पैसे हैं, उन्हें बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होनी चाहिए, गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कम्युनिस्ट जो इकोनॉमी या गवर्नमेंट होगी, इसमें जो प्रोडक्शन कर रही होगी, जो पूरे मुल्क के अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे। गवर्नमेंट खुद प्रोडक्शन कर रही होगी, यानी जितने भी इदारे होंगे वो सरकारी होंगे, नेशनलाइज्ड, बड़े बड़े इदारे। और गवर्नमेंट उनकी प्रोडक्शन को खुद कंट्रोल कर रही होगी, खुद डिसाइड कर रही होगी क्या प्राइस होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की और किस किस को इवन सप्लाई होनी चाहिए प्रोडक्ट्स, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, इसमें वो सारे डिसीजंस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के छोड़ देते हैं इंडिविजुअल पार्टीज के ऊपर। जो बायर और सेलर है विद इन द कंट्री, वो खुद डिसाइड करें कि क्या प्रोडक्ट होनी चाहिए, सेल परचेज किस प्राइस पे होनी चाहिए, कितनी प्रोडक्शन हो और किसको सेल करनी चाहिए। ये सारे डिसीजन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इंडिविजुअल पार्टीज, प्राइवेट पार्टीज ही करते हैं। आपको याद होगा, आपने पीआरसी में अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, डेफिनेटली पढ़ी होगी, उसमें भी इस तरह का कंसेप्ट होता था, टाइप ऑफ गवर्नमेंट शायद, या टाइप ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ मार्केट। हाँ, मिलता जुलता उसमें कंसेप्ट होता था। उसमें शायद कमांड इकोनॉमी कहा करते थे और फ्री मार्केट बोलते थे। हाँ, तो फ्री मार्केट जो है वो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कंसेप्ट है और कमांड इकोनॉमी हमारे कम्युनिस्ट इकोनॉमी का कंसेप्ट है। पाकिस्तान का आज तक नहीं पता चल सका, मैं डिसाइड नहीं हो सका
कि इसमें कैपिटलिस्ट इसे इकोनॉमी के तौर पे रन करना है या कम्युनिस्ट के तौर पे, डिफरेंट गवर्नमेंट। लेकिन देखें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, कुछ डिफरेंस हर जगह पे होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में अगर एक गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल कुछ कैपिटलिस्ट स्टेट के तौर पे चलाने की कोशिश की है और दूसरी गवर्नमेंट जब आती है तो वो उसके जितने भी पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो चाहे अच्छे भी हो उनको डिसकंटिन्यू कर अमूमी तौर पे करते हैं या क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज था। हालांकि गवर्नमेंट जब चेंज हो तो पूरी दुनिया में होता है कि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं प्रीवियस गवर्नमेंट के वो कंटिन्यू होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स भी होते रहते हैं। जैसे आपको याद होगा कि इनिशियली 60s में जो पाकिस्तान एक जो इकोनॉमिक सिस्टम वो अमूमी तौर पे जो ट्रेंड था वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के तौर पे पाकिस्तान उभर रहा था। लेकिन 70s में जब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई तो फिर कम्युनिस्ट स्टाइल आ गया जिसमें इदारे थे बड़े बड़े उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, इसकी वजह से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर होता है वो डिस्करेज होता है कि जी हमने इतनी मेहनत करके पहले एक बिल्डिंग या एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक फैक्ट्री स्टार्ट की है, खड़ी की है, और अब गवर्नमेंट जो है इसको नेशनलाइज कर अपने कब्जे में ले लिया है। तो फिर ये एक एग्जाम्पल, हालांकि 40-50 साल पुरानी एग्जाम्पल है, लेकिन स्टिल ये चूँकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि इस कंट्री में ये काम हो सकता है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर फिर ऐसे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने को अवॉइड करता है। और यही हमें वो इस कंसेप्ट में सिखा रहा है कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट आपके बिजनेस डिसीजंस को इफेक्ट करता है कि गवर्नमेंट कौन सी टाइप की रूल कर रही है कंट्री को। ठीक है जी। तो इन शॉर्ट अगर हम कहीं समराइज करना चाहें एक लाइन के अंदर इस पूरे कंसेप्ट को तो वो ये होगा कि अगर कैपिटलिस्ट टाइप गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है तो फिर वो बिजनेस के लिए एक गुड इन्वायरमेंट है, और अगर कम्युनिस्ट टाइप गवर्नमेंट है तो वो बिजनेस के लिए एक गुड इन्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो हमें मज़ीद डिटेल में बताएगा। आज के लेक्चर में जो सबसे अहम चीज़ हमने स्टडी करनी है वो है स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। वो हमें बताएगा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कितनी टाइप्स की हो सकती है। स्पेक्ट्रम को समझे, टाइप्स पॉलिटिकल गवर्नमेंट की हो सकती है। हर टाइप ऑफ गवर्नमेंट के अपने फीचर्स हैं, वो फीचर्स हम स्टडी करेंगे। आपके लिए बिजनेस डिसीजन के लिए 2 बड़े फीचर्स जानना ज़रूरी है, लेकिन उसने 5 फीचर्स जो है 5 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिस्कस की हैं। मेरे ज़ाती ख्याल में ये 5 डिस्कस करना ज़रूरी नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिस्कस कर दिए जाते हैं कि एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट इकोनॉमी, एक कम्युनिस्ट, और एक समझ लीजिए कि दरमियानी मिडवे हाइब्रिड। ठीक है, लेकिन उसने 5 लेवल पे गवर्नमेंट्स को क्लासीफाई किया है। 5 लेवल क्या है वो भी स्टडी करते हैं। कुछ जगहों पे एज यूजुअल आपको पता है जहां कहीं लिस्ट होती है वहां पे क्लासिफिकेशन में कुछ जगहों पे जजमेंटल डिफरेंस आता है। तो जहां पे जजमेंटल डिफरेंस आता है वहां पे हमने आई कैप को ही फॉलो किया है कि आई कैप ने जहां पे उसको प्लेस कर दिया हमने भी उसको वहीं पे प्लेस किया, हमने फिर अपनी जजमेंट अप्लाई नहीं की। तो ये चैप्टर 1 हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। क्या क्या सिखाएगा? इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक डिस्कस कर रहा होगा, स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल सिस्टम कितनी तरह के हो सकते हैं ये सिखाएगा। इस चैप्टर में सबसे लेंथी जो कंसेप्ट है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 ही है। फिर इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑन बिजनेस, ये जो टाइप ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है इसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है वो बता रहा होगा। और फिर इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड द गवर्नमेंट, क्या कोई भी बिजनेस गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट किए बगैर चल सकता है? इसका जवाब है नहीं। मुख्तलिफ लेवल पे स्टार्ट से लेके एंड तक और दरमियान में भी जितने भी फेजेस आते हैं किसी भी बिजनेस साइकिल में, बिजनेस को उसे गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज के जरिए से बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, और इसी तरह वाइस वर्सा बिजनेस भी डिफरेंट पॉलिसीज के जरिए से गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। आपने शायद देखा होगा कि समटाइम एग्जांपल्स ऐसे सुनने को मिलती है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं। मकसद ये होता है कि ये पार्टी अगर हुकूमत में आई तो फिर हमारे बिजनेस के हवाले से फ्रेंडली पॉलिसीज अनाउंस करेगी। तो यहाँ पे ये हम स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट और बिजनेस इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन किस तरीके से चलता है। तो जो कंसेप्ट स्टडी करने हैं हमने, स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होगा, और फिर बिजनेस और गवर्नमेंट
कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन कह रहा है, अच्छा अहम चीज ना जो सबसे समझ लीजिए कि एक बड़ी काम की चीज है वो उसने शुरू में नहीं बता के हमें कह रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर्टिकुलरली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग पार्टी अफेक्ट बिजनेस, कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं किसी कंट्री में वो इस कंट्री के बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इफेक्ट करती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इफेक्ट करती है। ठीक है, जैसे अमूमी तौर पे अगर फाज हम इस्लामाबाद में धरना वगैरह हो रहा है तो आपके ख्याल में क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर या दूसरी कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट वगैरह है जिन्होंने कोई शायद एग्रीमेंट करने होंगे इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, क्या वो पाकिस्तान में आएंगे? वो नहीं आएंगे। वो कहेंगे भाई पहले आप इंटरनल अपने मामलात को सीधा करें, जब मामला सीधे हो जाए फिर हमें बुलाइएगा। तो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा जो इंटरनेशनल जो प्रेसिडेंट वगैरह दूसरी कंट्रीज़ के या प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी उनका विजिट प्लान होता है वो अगर कोई धरना वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज चल रही हो इंटरनल डिस्प्यूट, वो पोस्टपोन कर देते हैं उसको। तो यही वो बताने की कोशिश कर रहा है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर्टिकुलरली खास तौर पे जो रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी है वो बिजनेस को इफेक्ट करती है। एक सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजर कौन होगा? जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करे और उसके मुताबिक अपॉर्चुनिटीज हैं तो कैपिटलाइज करें, यानी उनसे फायदा उठाए, और अगर रिस्क है तो उनको रिड्यूस करें। अच्छा चले मैं आपसे आपकी जजमेंट के मुताबिक पूछता हूँ, पाकिस्तान में 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं लेकिन बड़ी जो पूरा जुमला तो सुन लें, जो हुकूमत में रही हैं, ठीक है, जो हुकूमत में रही हैं वो एक है PMLN, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक है PTI। ठीक है, मैं आपसे चले जो ज़्यादा अरसे तक गवर्नमेंट में रही है PMLN, देखें हम बेसिकली बिजनेस मैनेजर हैं, हमने फैक्चुअल एनालिसिस करना है, ओपिनियन की बेस पे नहीं। जो फैक्ट्स होंगे हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे बायस ना हो फैक्ट्स, क्योंकि डिसीजन वही सही रहता है जो अनबायस डिसीजन हो। तो मुझे ये बताइए आपके ख्याल में एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, एक PMLN की गवर्नमेंट है, क्या इन दोनों का बिजनेस के बारे में नुक्ता नज़र एक जैसा है? पॉलिसीज एक जैसी हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी वाली पार्टी जो है वो ज़्यादा झुकाव है उसका बिजनेस की तरफ, बिजनेस इंडिपेंडेंस की तरफ, PMLN, और कैपिटलिस्ट स्टाइल कह लीजिए, और कौन सी वाली गवर्नमेंट है जिसका झुकाव है कम्युनिस्ट स्टाइल गवर्नमेंट की तरफ? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, प्रोबेबली अभी कोई कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि लिमिटेड एक्सपीरियंस है हमारा PTI का, लेकिन प्रोबेबली अगर PTI को क्लासीफाई करना हो तो शायद हम कोई मिड वे में चलें कि ये इसमें जो है कुछ किसी हद तक एलिमेंट जो है, यानी ये बिजनेस को प्रमोट ज़रूर करते हैं लेकिन किसी हद तक जो कम्युनिस्ट स्टाइल पॉलिसीज़ हैं उनको भी आगे लाने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वर्ल्ड वाइड ऐसी तकरीबन हर कंट्री में इस तरह की डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं जिनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। हम ये देखते हैं कि रूलिंग पार्टी का बिजनेस के बारे में क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कैपिटलिस्ट स्टाइल बिजनेस, क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं कम्युनिस्ट को? वही ये बता रहा है कि पहले आपने अंडरस्टैंड करना है और फिर उसके बाद उस स्टाइल के मुताबिक जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनसे फ़ायदा उठाना है और जो रिस्क होगी उनको रिड्यूस करना है। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए हमने रशिया में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब रशिया में इन्वेस्टमेंट की तो हमें पता चला कि जी वो कम्युनिस्ट स्टाइल गवर्नमेंट है, वहाँ पे पार्टीज़ हैं और वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर को इजाज़त नहीं देते कि वहाँ पे लोकल आके उनकी प्रॉपर्टी को ओन करे या कोई खुद से बिजनेस वहाँ पे करे। बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी होती हैं, जैसे अभी का तो मुझे पता नहीं, एक ज़माने में सुना था कि अगर आप सऊदी अरब में जाएं तो वहाँ पे आप कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते। मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मैंने सुना था प्रोबेबली इस तरह की। ठीक है, वो हाँ कोई ना कोई कफील बनाना पड़ता है ऐसा है। हाँ जी, तो उसी तरीके से अगर हम किसी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे कम्युनिस्ट स्टाइल इस तरह के रूल्स हैं, आप कैसे बिजनेस करेंगे वहाँ पे? बताइए, ये रिस्क है अब हमारे लिए वहाँ पे, लेकिन हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पे इंटरनेशनल प्राइवेट इन्वेस्टर को जाके काम करने की इजाज़त नहीं। क्या करें? वहाँ पे किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर लें।
ठीक है, ये बेहतर है। जॉइंट वेंचर कर लेंगे, जब उनको पता चलेगा 50-50 पार्टनरशिप है तो हम कहेंगे प्रॉपर्टी वगैरह ऑन करनी होगी, जो लीगल एग्रीमेंट करने होंगे वो आपके नाम पे हम करेंगे, और बाकी जो भी स्ट्रेटजीज वगैरह जो प्रोडक्शन करनी है वो हम करेंगे। इस तरीके से कोई मिड वे निकाला जा सकता है। यही तरीकाकार है ऐसी कंट्रीज में बिजनेस करने का। फिर हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू, अच्छा ये रूल समझ आ गया आपको, आप एग्री करते हैं? हमें जिस कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें जो करंट रूलिंग पार्टी है, खास तौर पे करंट रूलिंग पार्टी, उसका देखना क्या कैसी पॉलिसीज हैं, और उन पॉलिसीज के मुताबिक हमने अपने बिजनेस डिसीजंस करने हैं। अब कह रहा है जब आप एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं जिनको फॉलो किया जाता है, तो टाइप ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी 5 हैं। इनमें से कुछ फैक्टर्स आपको मिलते जुलते नजर आएंगे। ये सबसे पहली जो टाइप है ये है कम्युनिज्म, जिसे एक्सट्रीम लेफ्ट, रेडिकल्स या डिक्टेटोरियल सोशलिज्म भी कहते हैं। ये इसके अल्टरनेट नेम है जो ICAP ने यूज़ किए हैं। हमारे लिए समझने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, कम्युनिज्म, एक ही टर्म काफ़ी है। फिर एक एक्सट्रीम ये है कम्युनिज्म, दूसरी एक्सट्रीम कौन सी है? दूसरी एक्सट्रीम है कैपिटलिज्म, जिसे फाशिस्ट कैपिटलिज्म भी या डिक्टेटोरियल कैपिटलिज्म या रिएक्शनरीज का नाम भी उसने दिया है। एक ये कैपिटलिज्म है, फाशिस्ट से कुछ नेगेटिव सेंस सामने आती है, यानी अमीर और गरीब में इतना ज़्यादा फर्क है कि जिसमें गरीब के पास बिल्कुल भी आगे बढ़ने के मौके नहीं है। एक तो यह है कि एक पॉजिटिव कंपटीशन हो, प्राइवेट ज़रूर हो सेक्टर, लेकिन कुछ पॉजिटिव किसी हद तक जो है वो डिफरेंट कंपटीशन मार्केट में मौजूद होना चाहिए। ये अमूमी तौर पे कैपिटलिज्म जो होता है ना, जो सिर्फ यहाँ पे डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, ये फिर भी किसी हद तक पॉजिटिव है। जैसे USA में कैपिटलिज्म है, लेकिन वो किसी डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, क्योंकि हर एक के पास अपॉर्चुनिटीज होती है। इस कैपिटलिज्म में और इस कैपिटलिज्म में, फाशिस्ट कैपिटलिज्म, जो बेसिक डिफरेंस है ना वो ये है कि यहाँ पे जब कैपिटलिस्ट कंपनीज जो बड़ी होती हैं, ग्रो करती हैं, वो जब गवर्नमेंट में अपना इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा कर दें कि वो अपने कंपटीशन में किसी दूसरी कंपनी को ही ना आने दें, यानी वही जो एंटरप्रेन्योर है वो गवर्नमेंट में भी शामिल हो जाए, खुद वजीर बन जाए, या वजीरों के ऊपर उनका इतना इन्फ्लुएंस हो कि जो भी पॉलिसीज़ हैं वो उनके कहने से ही बने, तो उसे हम फाशिस्ट कैपिटलिज्म कहते हैं। क्योंकि ऐसे कैपिटलिज्म का फिर एक ही मकसद रह जाता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं मैक्सिमम बेनिफिट उनका हो। क्योंकि इवन कैपिटलिज्म में भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस या चेक या कंट्रोल रहता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर किसी हद तक, मतलब ओपन बिल्कुल 100% उन्हें अपने डिसीजंस करने की आज़ादी नहीं। जैसे पाकिस्तान में भी आप देखते होंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ जो एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स हैं, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, इनकी प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, आप देखें चीनी है, आटा वगैरह है, और जो दूसरे DCO को आप समझते हो, देखते होंगे किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके लिखा होता है वहाँ पे DC कंट्रोल्ड रेट लिस्ट। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट बेसिकली डिसाइड की होती है वो रेट लिस्ट गवर्नमेंट ने। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर इस हद तक गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हो जाएं कि सारी डिसीजन मेकिंग उन्हीं के जरिए से, उन्हीं के इशारे पे हो रही हो, तो फिर ऐसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम कहते हैं फाशिस्ट कैपिटलिज्म। इसमें कहते हैं कि जी है कैपिटलिज्म यानी फायदा अल्टीमेटली प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को जा रहा होगा, लेकिन अपने फायदे के लिए वो गवर्नमेंट को यूज कर रहे होंगे। ये हैं हमारे टाइप्स, 3 टाइप्स हमने पढ़ ली। फिर इसके बाद मजीद 2 टाइप्स ब्रीफली डिस्कस कर लिया मैंने आपके साथ। फिर और टाइप्स हैं लिबरल। ये बेसिकली जो 3 टाइप्स आपने ज़हन में रखने के, इसको अंडरस्टैंड करना है ना, तो आपने 5 को एक ही सिटिंग में नहीं पढ़ना। पहले 2 को पढ़ना है, कम्युनिज्म को और इस कैपिटलिज्म को, इस कैपिटलिज्म, ठीक है, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म को। फिर इसके बाद आपने सेंट्रल को पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली यही 3 है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सेंटर। फिर इसके बाद ये कैपिटलिज्म की भी एक्सट्रीम शक्ल है फाशिस्ट कैपिटलिज्म, इसको भी आपने बाद में स्टडी करना है, और लिबरल्स को भी, क्योंकि इसके फैक्टर्स आपको मिलते जुलते इनमें और इनमें नजर आएंगे। जाहिर है ये दोनों का अगर मिडवे है तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो इन बिटवीन होंगे। तो सबसे पहले समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिज्म।
आपसे मैं पूछता हूं, आपके ख्याल में एक कम्युनिस्ट स्टाइल गवर्नमेंट जो है उसके क्या फीचर्स होंगे, कुछ बता सकते हैं? किस लिए कहा? नेशनलाइजेशन होगी, यानी पावर जो डिसीजन मेकिंग है, इवन कमर्शियल डिसीजन बिजनेस रिलेटेड वो भी गवर्नमेंट कर रही होगी, ये ठीक है। और प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते प्राइवेट इन्वेस्टर्स, यानी जो प्रॉपर्टी है वो सारी स्टेट ओन्ड होंगी। और करेक्ट, हर एक के पास इक्वल राइट्स होंगे, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, गवर्नमेंट के लिए सारे इक्वल होंगे। करेक्ट। और कुछ और बता सकते हैं? आइए देखते हैं वो हमें क्या बताता है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ उसने फीचर्स बताए हमें। सबसे पहले स्टेट ओनरशिप, एग्री करते हैं? स्टेट ओनरशिप से क्या मुराद है? किस चीज की स्टेट ओनरशिप है? जो रिसोर्सेज है, बिल्कुल। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये स्टेट ओनरशिप का ही दूसरा समझ पर्सपेक्टिव उसने बताया है। प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई नहीं होगी, सारी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट, यानी मुल्क के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो हमारा घर जिसमें हम रहते हैं, इवन वो भी, जो गाड़ी है हमारी वो भी, हर रिसोर्स के अल्टीमेट ओनर कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमें ज़रूरियात ज़िंदगी प्रोवाइड करेगी, उसकी जिम्मेदारी। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बाय स्टेट ऑन द हैंड्स ऑफ नीड, ऑन द बेसिस ऑफ नीड। किस चीज़ को प्रोड्यूस किया जाएगा, कितना किया जाएगा, ये डिसीजन गवर्नमेंट ने करना है। और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी लोगों की ज़रूरियात को देख के। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रूल ये है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस करें जो कस्टमर मांगता है, ठीक है, और कौन सी प्राइस सेट करनी चाहिए जो कस्टमर अदा करने को तैयार है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सम टाइम ऐसे होता है कुछ चीज़ें नुकसानदेह होती हैं कस्टमर्स के लिए, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उनकी सेल परचेज होती है, जैसे ड्रग्स, सिगरेट्स वगैरह, ठीक है। अब ये चूंकि लोग इनको इस्तेमाल करने के लिए विलिंग है और इनके लिए हाई प्राइस पे करने को भी तैयार है, ये प्रोडक्शन होती है। लेकिन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में इन चीज़ों की प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्शन करनी है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट लोगों की ज़रूरत को सामने रख के डिसाइड करेगी। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स बाय गवर्नमेंट। मुल्क के अंदर हर शहरी को ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चाहे वो बेरोज़गार हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कुछ काम ना करता हो किसी वजह से, डिसेबल हो, हर एक को ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट घर बैठे आपको ये नेसेसिटीज प्रोवाइड करेगी। एवरीवन हैज इक्वल राइट्स, कलेक्टिव गुड्स ओवर इंडिविजुअल, यानी कलेक्टिव गुड्स है ना, ये जिसे यूं कहना चाहिए इज्तिमाई मफाद को अहमियत दी जाएगी ओवर इंडिविजुअल बेनिफिट्स के। इंडिविजुअल बेनिफिट्स को नहीं देखा जाएगा, कलेक्टिव गुड जो होगा उसको परसू किया जाएगा। अब इसकी एग्जांपल दे रहा है, जैसे सोवियत यूनियन, स्टालिन, लेनिन, ये इनके दौर में, अब भी किसी हद तक जो रशिया है वो कम्युनिस्ट टाइप गवर्नमेंट में ही आता है, लेकिन ये उसने पुरानी एग्जांपल दी है। ऐसा ही है जी, है ना। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं हम डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। इसमें क्या होगा? मैक्सिमम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सारे के सारे स्टेट ओनर होंगे, ओनरशिप में होंगे, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। कैपिटलिस्ट में क्या होगा? मैक्सिमम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द हैंड ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। मैक्सिमम कहा, ऑल नहीं कहा। मुझे बताइए वो कौन से एरियाज होंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इंडस्ट्रीज होंगी जो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखी होंगी? बेसिक नीड्स वाले, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, बिजली, गैस, बेसिक यूटिलिटीज जो हैं। फ्री मार्केट, मार्केट फ्री होगी, यानी फ्री मार्केट का मतलब क्या है? सेलर जो चाहे सेल करे, प्रोड्यूस करे और जिस प्राइस में चाहे सेल करे। कंज्यूमर जो चीज कंज्यूम करना चाहे, इस्तेमाल करना चाहे, कंज्यूमर खुद फैसला कर ले मेरे लिए क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है। वो अगर कोई फॉर एग्जांपल ड्रग्स लेना चाहता है, उसे लगता है कि ड्रग्स मेरे लिए बेहतर है, यहाँ पे उसके लिए भी कोई पाबंदी नहीं। फ्री मार्केट का असूल यही है। लेकिन जाहिर है 100% फ्री मार्केट, याद रखें, दुनिया में कोई भी नहीं है। कुछ ना कुछ कंट्रोल्स गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिए होते हैं। फ्री मार्केट में प्राइस बायर और सेलर सेलेक्ट करेंगे। फ्री मार्केट में जो कम्युनिज्म होगा, इसमें प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मैक्सिमम प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये भी हो गया। लार्ज कॉर्पोरेशन फ्लरिश, इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो ज्यादा फ्लरिश, ज्यादा ग्रो करती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, तो उसमें उनके पास ज्यादा मौके होते हैं बढ़ने के।
सेल्फ इंटरेस्ट, लोगों का मकसद क्या होता है, अपना फायदा देखना है, कलेक्टिव गुड नहीं देखना। कम्युनिज्म में कलेक्टिव गुड देखा जाता था, इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखा जाएगा। इनइक्वालिटी इसमें ज्यादा है, क्योंकि जो गरीब हो, जो वर्कर होगा, वो जाहिर ऊपर, कम्युनिज्म में तो सारे बराबर थे ना, मतलब कोई अमीर गरीब नहीं था, सब कुछ जो गवर्नमेंट का था, तो गवर्नमेंट ने सबको जो भी दाल दलिया पूरे दिन में बनना है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते जाते हैं, गरीब ज्यादा अमीर, दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड में भी डिफरेंस होता है। इसकी एग्जांपल क्या दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स। कुछ समझ आया, फैक्टर समझ में आया आपको डिफरेंट? चले, ये याद रखें, जब कभी हमने कंसेप्ट समझने होते हैं ना, जो कंसेप्ट अपोजिट होते हैं ना वो समझना आसान है, लेकिन जो मिलते जुलते होते हैं ना उनको समझ। जैसे जब कम्युनिज्म में और लिबरल्स में आप फर्क देखेंगे ना, तो आपको ज्यादातर फैक्टर मिलते जुलते लगेंगे, क्योंकि वो उसके क्लोजेस्ट है। लेकिन अब पहले हम सेंटर या मॉडरेट या डेमोक्रेसी के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे कहते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम इज रिकॉग्नाइज्ड, यानी इंडिविजुअल्स को अपने फैसले लेने में आज़ादी होनी चाहिए किसी हद तक, इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। खुली छुट्टी नहीं दी जाती, खुली छुट्टी दी जाएगी वो क्या हो जाएगा, कैपिटलिज्म। तो सेंटर में इंडिविजुअल फ्रीडम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की इजाजत है, कुछ सेक्टर में इजाजत होगी, कुछ में नहीं होगी। बैलेंस बिटवीन प्राइवेट ओनरशिप एंड प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, स्टेट क्लासिफाई कर देगी। ये नहीं है कि सब कुछ पब्लिक कर दिया, नेशनल, ये नहीं, ये भी नहीं कि सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया, ये भी नहीं, बल्कि दरमियान में कुछ चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। प्राइवेट ओनर से कहा जाएगा, एंटरप्रेन्योर से, जी आप इसमें जो करना चाहे कर लें, और कुछ गुड्स को गवर्नमेंट खुद डील करेगी। अच्छा, जिन गुड्स को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को कहा जाएगा ना, ये आपके हवाले, आप इसमें डिसीजन मेकिंग करें, प्रोडक्शन क्या है वगैरह वगैरह, उसमें भी गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ लिमिट्स फिक्स कर सकती है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, गवर्नमेंट तो नहीं है मेडिसिन बना रही, बना तो प्राइवेट कंपनीज ही रही है, लेकिन ये जो प्राइस इनकी होती है, जैसे पैनाडोल है, इसकी प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इन कंपनी ने जब प्राइस बढ़ानी भी हो ना, तो मिनिस्ट्री के साथ डिस्कशन होती है, और अगर गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से अप्रूवल हो, फिर ये प्राइस बढ़ा सकते हैं, वरना नहीं बढ़ा सकते। नेक्स्ट, बिलीव्स इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिकॉग्नाइजिंग नेशनल इंटरेस्ट, यानी ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे बिलीव करते हैं, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह दूसरी कंट्रीज को। लेकिन ये जो कम्युनिज्म है, ये इंटरनेशनल ट्रेड पे बिलीव नहीं करते, ये कहते हैं जी हम खुद ही अपनी प्रोडक्शन करेंगे, सारी चीज़ें जो भी कंट्री को ज़रूरत है, हम सेल्फ रिलायंट होंगे, किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। लेकिन ये जो सेंटर वाले हैं, ये कहते हैं जी इंटरनेशनल ऑपरेशन कोऑपरेशन पे हम बिलीव करते हैं, यानी इंटरनेशनल इन्वेस्टर अगर हमारी कंट्री में आएगा तो कुछ सेक्टर में हम इसको वेलकम करेंगे और कोऑपरेशन प्रोवाइड करेंगे। यानी इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए कैपिटलिज्म में आके काम करना किसी दूसरी कंट्री में, ये तो बहुत ही आसान है। कुछ सेक्टर में सेंटर या डेमोक्रेसी में भी आके इंटरनेशनल इन्वेस्टर काम कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट में नहीं कर सकते। और इसके एग्जाम्पल वो बता रहा है कनाडा। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है ये बुक में से, आई कैप की बुक में से हमने लिया है। अब ये कैसे सिलेक्ट किया आई कैप ने, इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन फीचर समझ आ रहे हैं आपको, कंपैरिजन। अब ये मेरा ये ख्याल है कि हम इन 3 क्लासिफिकेशन के ऊपर रहें फिलहाल, जब ये पक्की हो जाए फिर इसके बाद आप ये पढ़िए लिबरल्स, वरना मिक्स होने का खतरा है। यहाँ स्टडी करें आगे। अच्छा चलें, हाँ फाशिस्ट पढ़ लेते हैं। फाशिस्ट के लफ्ज़ से ही हमें अंदाजा हो रहा है कि कोई नेगेटिव चीज है। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म देखें वो है कैपिटलिज्म थ्रू मनी, ये समझ लीजिए कैपिटलिज्म है थ्रू वेपन्स, यानी इसमें बाय फोर्स जो पॉलिसीज होती हैं उनको बाय फोर्स इंप्लीमेंट किया जाता है। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी सारी सेंट्रलाइज्ड होगी। ठीक है, इसको यूं समझिए, अगर मैं इसको आसान तरीन अल्फाज में आपको समझाना चाहूँ तो मेरे दिमाग में जो टर्म आ रही है वो ये देखें। अच्छा, एक जगह वैसे मैं अमूमी तौर पे वैसे तो टीवी शो वगैरह नहीं देखा करता, कोई 10-12 साल पहले एक टीवी शो देख रहा है, एक
कमेंटेटर उसने जो भी होते हैं होस्ट वगैरह करते हैं प्रोग्राम टॉक शोज वगैरह, उसने एक बात बोली थी, वो बात बड़ी अच्छी थी, वो मेरे ज़हन में बैठ। उसने कहा पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पे अगर कोई डेमोक्रेसी के ज़रिए से आता है ना तो वो डिक्टेटर बनने की कोशिश करता है, और जो डिक्टेटर आता है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात करता है। तो ये वाली जो एग्जाम्पल है ना कैपिटलिस्ट, ये है, समझ लीजिए कि एक डिक्टेटर है और वो कंट्री के अंदर कैपिटलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। अब कैपिटलिज्म प्रमोट तो होगा, लेकिन अगर उस डिक्टेटर का एक फियर फैक्टर भी होगा। अगर उसके खिलाफ जाने की किसी ने कोशिश की तो उसको हो सकता है कि हाँ बिल्कुल वो नताइज भी भुगतना पड़े। तो ये फास्टेस्ट कैपिटलिस्ट उस एरिया को रिलेट करता है, उस एरिया में डील करता है जिसमें कंट्री के अंदर कोई ना कोई डिक्टेटर होता है, लेकिन वो कंट्री में इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो बाय फोर्स अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है। कह रहा है सेंट्रलाइज अथॉरिटी होगी, इसे यूँ समझ लीजिए कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को जहन में ले आए और वो इकोनॉमी को प्रमोट करने की, ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। ये फीचर्स आपको उसमें नजर आएंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वेल्थ होगी, इसमें होगी, इंकरेज करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज होगी। वो कैसे? वो उस जो भी डिक्टेटर या पावरफुल पर्सन कह लें उसको, उसके करीब वाले जो लोग होंगे उनकी फैक्ट्रीज को, उनके बिजनेसेस को तो बेनिफिट होगा, लेकिन जो उसके अगेंस्ट होंगे वो नुकसान होगा। तो ये इनइक्वालिटी एक्सट्रीम होती जाएगी। हालांकि इनइक्वालिटी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बाय डिफॉल्ट होती हैं, लेकिन यहाँ पे वो डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। जो बादशाह के खैरहा होंगे, उसके वजीर होंगे, उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे उनकी कंपनीज को, और जो नहीं होंगे, अपोजिशन वाले होंगे, उनको हो सकता है कि कम। तो इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एट ऑल कॉस्ट, इसमें नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। एट ऑल कॉस्ट का मतलब है कोई भी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी, सख्ती की जाएगी उसके खिलाफ। ये फीचर अगर आप नोट करें, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एट ऑल कॉस्ट, ये किसी हद तक कम्युनिज्म में था। नेशनल इंटरेस्ट को, वैसे तो ये नेशनल इंटरेस्ट हर टाइप ऑफ गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे फोकस है एट ऑल कॉस्ट। मिलिटरिस्टिक अप्रोच टू इम्प्लीमेंट आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट में कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट की जाती है, लेकिन जोर जबरदस्ती के साथ नहीं, ठीक है, वो मार्केट खुद ही डिसाइड करती है। यहाँ पे मिलिटरिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है? सेंसरशिप और प्रोपेगेंडा ज्यादा होगा इसमें। नहीं, एग्जांपल ज्यादा ना मेरे से भैया। सेंसरशिप का मतलब आपके फोन कॉल भी रिकॉर्ड हो रहे हों, यही सुनना चाहते थे। ये मैंने नहीं कहा, ये इसके दिल की आवाज थी, मैं कुछ नहीं कहा। सप्रेशन ऑफ डिसेंट, अगर कोई खिलाफ जाए उसको सप्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा। नो इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है। अथॉरिटेरियन रूल होगा, अथॉरिटेटिव रूल यानी डेमोक्रेटिक स्टाइल नहीं होगा। इसकी एग्जांपल क्या उसने दिया है? हिटलर, मुसोलिनी, नाजी जर्मनी, फाशिस्ट इटली, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। कुछ नहीं लिखा हुआ जो आप कह रहे हैं, भाई कुछ समझ आया, जो किताब में लिखा हुआ था मैंने पढ़ा दिया। किसी किस्म की मुताबिकत महज इत्तफाकिया होगी जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। हाँ जी, कुछ फीचर्स याद हुए कि मिक्स हो गए? अच्छा, आखिरी वाले याद हुए, बाकी कुछ नहीं याद हुए। इसमें भी मिलिटरिस्टिक अप्रोच याद होगा आपको सिर्फ, हाँ? हिटलर, अच्छा ना जो कर जाएगा, आगे चले भाई। लिबरल्स रह गया है, ये भी लगे हाथों पढ़ते जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताए जी। हाँ, एक्सट्रीम पे है, अप्रोच मिली है। देखिए मकसद क्या है, ये डिफरेंट है। कैपिटलिस्ट का और कम्युनिस्ट का मकसद, लेकिन उस मकसद को अचीव करने का जो तरीकाकार है ना, वो सेम है। कम्युनिज्म में भी गवर्नमेंट कहती है बाय फोर्स भी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, हम करेंगे। फास्टेस्ट कैपिटलिस्ट में भी कहती है बाय फोर्स भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना पड़ा, करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये फर्क है। इसमें वेलफेयर है सारी आवाम की, और उसमें जो वेलफेयर या बेनिफिट होता है
वो चंद एक लोगों का होता है और इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है, इसमें इनइक्वालिटी नहीं है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए बज़ाहिर ऐसे लगता है फासिस्ट कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बहरहाल हर एक के अपने प्लस माइनस होते हैं, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, लिबरल्स, लेफ्ट विंग, डेमोक्रेट। अच्छा, ये एक मुझे ये बताइए, इसमें भी फीचर्स हमने पढ़े नहीं है, लेकिन जब हम इन फीचर्स को पढ़ेंगे इसमें ज़्यादातर फीचर्स हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मिलेंगे, गवर्नमेंट के, या के कम्युनिज्म स्टाइल के? कम्युनिज्म स्टाइल के ज़्यादातर, क्योंकि ये उससे क्लोजर है। कह रहा है मोस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, एग्री करते हैं? उसमें सारे तकरीबन गवर्नमेंट। लिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड, यानी मोस्टली गवर्नमेंट के पास हैं तो प्राइवेट क्या होंगे? लिमिटेड, सिर्फ चंद एक। रेगुलेशंस ऑन प्राइवेट सेक्टर बिजनेस टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, जो प्राइवेट सेक्टर को दे भी दी है मजबूरी में, उनको भी हाईली रेगुलेट किया जाएगा। फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग पीपल बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन, जो रिसोर्सेज लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वो उनकी एबिलिटी और कितना वो कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स कंट्री, उसके मुताबिक। दे फेवर चेंजेस थ्रू पीसफुल मीन्स, ये चेंज को फेवर करते हैं पीसफुल तरीके से। ये वाला कंसेप्ट अपोजिट है सोशलिस्ट, सॉरी ये फासिस्ट कैपिटलिज्म के। उनकी चेंज को इम्प्लीमेंट करने की अप्रोच थी मिलिट्रिस्टिक, इनकी है पीसफुल। ठीक है जी। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन, इसे क्लियर नहीं, इसमें क्या कहना चाह रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग पीपल बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी एंड, हाँ ठीक है, इसमें रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन कर रही है, किसी हद तक प्राइवेट सेक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन जिनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो किस रेशो के मुताबिक करेगी? जैसे फर्ज कीजिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम बाकी के सेक्टर्स तो खुद चला रहे हैं, लेकिन फर्ज कीजिए कि शुगर प्रोड्यूसर जो शुगर प्रोड्यूस करने वाला शुगर सेक्टर है, ये हम नहीं चलाएंगे। तो गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर को इसमें इजाजत देगी भी, तो गवर्नमेंट ये डिसाइड कर लेगी कि हमने कितने शुगर प्रोड्यूसर को लाइसेंस देना है। फर्ज कीजिए 4 को लाइसेंस देना है, तो किस प्रोड्यूसर को कितनी शुगर प्रोड्यूस करने का परमिट देना है, ये लिमिट्स भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उनकी एबिलिटी को सामने रखते हुए, उनके कंट्रीब्यूशन को सामने रखते हुए। जो कंपनी सोशली ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होगी, जिसकी ज़्यादा एबिलिटी होगी, उसको ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे। ठीक है, ये हमारे 5 टाइप ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो गए। कुछ समझ आई आपको? मेरी अंडरस्टैंडिंग है मिक्स शुरू में होंगे बिल्कुल। अभी आपको इसलिए मैंने कहा था सबसे पहले आपने पक्के करने हैं कम्युनिज्म को और कैपिटलिस्ट को, फिर इसके बाद बाकी जब ये इन पे कंसेप्ट ये आसानी से समझ आ जाते हैं। इसके और अहम भी यही है, जब केस स्टडी में यूज होगा ना, केस स्टडी में ये कंसेप्ट, तो उसमें आपने सिर्फ यही देखना है केस स्टडी में कि जो जिस टाइप ऑफ कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम जा रहे हैं, इसमें जो गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी है, इसका स्टाइल कौन सा है, कैपिटलिस्ट स्टाइल है या कम्युनिस्ट स्टाइल है। अच्छा, कैपिटलिस्ट स्टाइल होगा तो हमने कहना ये हमारे लिए फेवरेबल है, लेकिन अगर कम्युनिस्ट होगा ना तो आपने ये नहीं कहना हम भाग जाएंगे यहाँ से, बल्कि आपने स्ट्रेटजी बतानी है उसको कि इसी बिजनेस में, इसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में हम किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। जैसे एक आपने लोकल कोलैबोरेशन की बात की, फिर इसके बाद यहाँ पे एक हमें हिंट दे रहा है कि अगर आप सोशली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, यानी किसी ऐसे मुल्क में जाएं जो कि कम्युनिस्ट स्टाइल का कंट्री है, उसमें आप उनको कन्विंस करें मिनिस्टर से मिलके कि सर अब आप हमें इजाज़त दें, हम अपना फ़ायदा जहाँ पे कर रहे होंगे वहाँ पे हम सोशल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करेंगे, हम आपके लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, आपकी कंट्री में टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे। इस तरह के इंसेंटिव उनको देंगे तो कम्युनिज्म होने के बावजूद भी वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अलाउ कर सकते हैं बिजनेस करना। तो कोई भी सिचुएशन हो, वर्स्ट सिचुएशन भी हो ना, आपने बिजनेस स्ट्रेटजी कोई ना कोई डिवाइस करनी है, क्विट करने को नहीं कहना उसे जी। तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रीड कर लेंगे अब, ठीक है। मेरी असेसमेंट ये है, और अभी तक आई कैप ने जो टेस्टिंग किया इसमें से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सेट कर सकता है। वो आपसे कोई, या तो आपसे कोई एक या शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन होगा या आपसे कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट करेगा। शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन अगर होगा तो वो कोई एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट आपके सामने रख देगा और कहेगा मुझे इसके फीचर्स बता दे 3-4। सारे फीचर्स याद करने की जरूरत नहीं है, याद नहीं होंगे, ठीक है। 1-2 फीचर्स हर एक कैटेगरी में आपको भूलेंगे
वो आपने परेशान नहीं होना उससे। यहाँ आपसे कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई फीचर्स देके 3 फीचर आपको कहेगा ये इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो कम्युनिस्ट स्टाइल गवर्नमेंट में प्रेजेंट नहीं होता। 3 फीचर इसमें से दे देगा, एक फीचर कोई बाकी के में से निकाल के आपके सामने रखेगा कि पहचाने कौन से वाला इररेलेवेंट है या कौन से वाला रेलेवेंट है। ज्यादा चांस इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज के टेस्ट होने का है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन के लिए भी आपने रेडी रहना है। इसलिए हर टाइप ऑफ गवर्नमेंट के 3-3, 4-4 फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए। 4-4 फैक्टर्स याद कर लेना तो बहुत है। कर लेंगे? चलिए ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? लिबरल्स होते होंगे। अच्छा हाँ, चले इन्हीं के क्वेश्चन से एक और बात ज़हन में आ गई। एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, चाहे तो करें चाहे ना करें। गूगल पे सर्च करें पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इन दी वर्ल्ड और सर्च कर लें, कोई ना कोई आर्टिकल्स आपके सामने अच्छा आ जाएगा। ठीक है, बहुत से आर्टिकल्स आएंगे, कोई एक आर्टिकल्स भी आप पढ़ लेंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, रियल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, क्योंकि वहाँ पे जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं ना, वो अच्छे लॉजिकल अरेंजमेंट के साथ लिखे होते हैं। किताब में तो जिस तरीके से उसने लिखा हुआ है फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स मेरे ख्याल में रीक्लासीफाई करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि आई कैप समटाइम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये ना हो मैं अपनी जजमेंट की बेस पे फैक्टर को रिक्लासीफाई कर दूं, आई कैप में वो पूछ ले आपका एक नंबर गलत हो जाए। तो इसलिए मैंने अपनी जजमेंट को नहीं अप्लाई किया। आई कैप ने जिस तरीके से क्लासिफिकेशन दी है हमने उसको फॉलो किया। लेकिन एक दफ़ा अगर आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं, गूगल पे सर्च करके कोई 1-2 आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। 1-2 आर्टिकल्स पढ़ लेके बहुत है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी साथ में मिल जाए ना, तो कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़हन नशीन होता है। कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम फाइनेंस का जो क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।